हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज की क्लास का टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति की 2 क्लास हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास है दोस्तों। आज की क्लास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, उनको सॉल्व कराया जा रहा है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से दी रूलिंग क्लास के लेखक कौन हैं? विल्फ्रेडो पारेटो, गैटानो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल, जोसेफ शूमपीटर, कार्ल मार्क्स। बताओ दोस्तों, जवाब दो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गैटानो मोस्का। गैटानो मोस्का हैं जिन्होंने दी रूलिंग क्लास पुस्तक लिखी थी। गैटानो मोस्का हविजन सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे। गैटानो मोस्का ने हविजन सिद्धांत दिया था। गैटानो मोस्का ने ही सर्वप्रथम सबसे पहली बार हविजन और जनसमूह शब्द का प्रयोग किया था। जो हविजन और जनसमूह शब्द थे, इनका सबसे पहले प्रयोग गैटानो मोस्का ने ही किया था। तो आज के क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गैटानो मोस्का। अगला सवाल, पावेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति 3 स्तरों पर आंका जा सकती है। इन स्तरों की पहचान करें। राजनीतिक व्यवस्था स्तर, जनता स्तर, प्रक्रिया स्तर, जनता स्तर, प्रक्रिया स्तर, नीति स्तर। राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर, नीति स्तर, प्रक्रिया स्तर, नीति स्तर, शक्ति स्तर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर, नीति स्तर। राजनीतिक संस्कृति के 3 स्तर हैं, जिनमें आपका पहला है राजनीतिक व्यवस्था स्तर, दूसरा है प्रक्रिया स्तर, तीसरा है नीति स्तर। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना के मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में? ग्रेवियल आलमंड, सिगमंड न्यूमैन, राइसी मैक्रिडीस और बार्ड, एमजी स्मिथ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राइसी मैक्रिडीस और बार्ड। इन्होंने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दी थी। परिभाषा में कहा था कि दलों, हितों और नेतृत्व संरचना के आधार पर ही तुलनात्मक राजनीति होती है। आपका अगला सवाल, द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जीन ब्लांडेल, डोरोथी पिकल्स, वाल्टर बेजहोट, E.H. कार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जीन ब्लांडेल। जीन ब्लांडेल ने द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी। द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक जीन ब्लांडेल की बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। आपका अगला सवाल, G.A. आमंड के अनुसार तुलनात्मक रूप से सजातीयता संस्कृति में पाया जाता है विकसित देश, अल्प विकसित देश, विकासशील देश, अत्यंत अल्प विकसित देश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विकसित देश। आमंड ने जो तुलनात्मक राजनीति में सजातीय संस्कृति दी थी, उसमें विकसित देशों को शामिल किया था। कौन से देशों को शामिल किया था दोस्तों? विकसित देशों को शामिल किया था सजातीय संस्कृति में। आपका अगला सवाल, संस्थान में संचार का व्यवस्थित अनुक्रम है सेंडर, मैसेज, रिसीवर, एनकोडिंग। मैसेज, चैनल, फीडबैक, एनकोडिंग।
सेंडर, एनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर। सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल। बताओ दोस्तों कौन सा क्रम व्यवस्थित है सही रूप से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले सेंडर आता है, उसके बाद एनकोडिंग होता है, फिर मैसेज होता है, फिर चैनल। संचार व्यवस्था का यही अनुक्रम है। आपका अगला सवाल, संहितावाद और नव संहितावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है? निगमनात्मक सिद्धांत, आगमनात्मक सिद्धांत, प्रयोगात्मक सिद्धांत, अन्वेषणात्मक सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रयोगात्मक सिद्धांत। आपका अगला सवाल, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ है धार्मिक संघर्ष पाठन की मुख्य धारा होगी, पश्चिम की संस्कृति एवं राजनीतिक वंशागति की अस्वीकृत, नैतिक मूल्यों पर घोर असहमति, संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक व आर्थिक न होकर सांस्कृतिक चरित्र का होगा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ होता है संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक और आर्थिक न होकर सांस्कृतिक चरित्र का होगा। जो संघर्ष प्रमुख रूप से होगा जो वैचारिक आर्थिक न होकर सांस्कृतिक चरित्र का होगा, इसका अर्थ यही होता है। आपका अगला सवाल, सैमुअल पी हंटिंगटन ने लोकतंत्रीकरण की लहर विश्लेषण में भारत कहाँ स्थित है? प्रथम लहर में, द्वितीय लहर में, तृतीय लहर में, चतुर्थ लहर में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्वितीय लहर में। सैमुअल पी हंटिंगटन ने लोकतंत्र की लहर बताई थी जिसमें भारत को उसने द्वितीय लहर में शामिल किया था। आपका अगला सवाल, नारीवादियों का तर्क है कि महिला मूल्य मुख्यतः आधारित है धार्मिक कानून पर, प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर, जैविक और प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर, जीव विज्ञान पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर। नारीवादियों का तर्क है कि महिला मूल्य मुख्यतः प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर आधारित है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत वे प्रवासी जाति सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, अप्रवासी समूह, अलग थलग रहने वाले जाति धार्मिक समूह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैट्रिक्स। जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता है उन्हें क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है? नागरिक सद्गुण और उत्तरदायित्व, सहभागी और बहुलवादी जनतंत्र, विवेकशील नौकरशाही के द्वारा व्यवस्था, योग्यता की खोज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, योग्यता की खोज। सामाजिक राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में योग्यता की खोज सम्मिलित नहीं है। आपका अगला सवाल, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध पूर्व निम्न में से कौन सा उपागम अधिक प्रचलित था? उत्तर व्यवहारवादी उपागम, परंपरागत उपागम, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, व्यवहारिकवादी उपागम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परंपरागत उपागम है जो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व अधिक प्रचलित था। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? डेविड ईस्टन, पीटर लासलेट, दांते जर्मिनो, रॉबर्ट डेहेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दांते जर्मिनो। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है प्लीज
वीडियो को लाइक करें। आपका अगला सवाल, निम्न में से किन राजनीतिक विचारकों ने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किया था? प्लेटो, अरस्तु, जियामंड, डेविड ईस्टन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किया था। आपका अगला सवाल, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्य को करती है? 4, 6, 8, 10। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है जो राजनीतिक व्यवस्था 4 प्रकार के कार्यों पर कार्य करती है। आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, संचार सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? डॉयच, कोलमैन, नॉर्बर्ट वीनर, जे बर्टन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉयच। संचार सिद्धांत का जनक डॉयच को माना जाता है। आपका अगला सवाल, द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट नामक ग्रंथ की रचना किसने की? वीनर, कार्ल डॉयच, कार्ल मार्क्स, रिचर्ड मेरिट। का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्ल डॉयच ने द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक लिखी थी। आपका अगला सवाल, आमंड और बरवा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? संकुचित राजनीतिक संस्कृति, प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति, संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति, सहभागी राजनीतिक संस्कृति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति है जो आमंड और बरवा द्वारा राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किया गया है उसमें सम्मिलित नहीं है। आपका अगला सवाल, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी उपेक्षा की गई है? सरकारों का अध्ययन, संस्थाओं का अध्ययन, संस्थाओं का तुलना, आनुभाविक अन्वेषण। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आनुभाविक अन्वेषण है जिसकी राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम के अंतर्गत उपेक्षा की गई है। आपका अगला सवाल, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का संबंध है राज्य की उत्पत्ति से, राज्य की कार्यविधि से, राज्य के उद्देश्य से, राज्य के भविष्य से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्य की कार्यविधि से। जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत है वो राज्य की कार्यविधि से संबंधित है। आपका अगला सवाल, इनमें से कौन एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट राजनीतिक विकास की रूपरेखा नामक ग्रंथ के लेखक हैं? डेविड ईस्टन, डेविड एप्टर, लुसियन पाई, लासवेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लुसियन पाई। दोस्तों ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। लुसियन पाई की ये बुक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में राजनीतिक विकास की रूपरेखा कहते हैं, इसके लेखक लुसियन पाई हैं। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है? मानवीय अध्ययन, औपचारिक अध्ययन, अनुभववादी अध्ययन और वैज्ञानिक अध्ययन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुभववादी अध्ययन है वो परंपरागत उपागम में शामिल नहीं है। जो परंपरागत उपागम की विशेषताएं होती हैं उनमें मानवीय अध्ययन होता है, औपचारिक अध्ययन होता है और वैज्ञानिक अध्ययन होता है, लेकिन अनुभववादी अध्ययन नहीं होता है। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सी राजनीतिक आधुनिकीकरण
की समस्या है? एकता की समस्या, सरकारों की स्थिरता, नेतृत्व एवं जनता में संवाद की कमी, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्या में एकता की समस्या होती है, सरकारों की स्थिरता होती है, नेतृत्व एवं जनता में संवाद की कमी होती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों। आधुनिकीकरण का अभिप्राय है परंपराओं में परिवर्तन, धार्मिक मूल्यों में परिवर्तन, वेशभूषा में परिवर्तन, विचारों एवं मूल्यों में परिवर्तन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विचार एवं मूल्यों में परिवर्तन। आधुनिकीकरण की विशेषता है कि विचार एवं मूल्यों में परिवर्तन हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।